उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम ने सभी को चौंका दिया और किसी की समझ में ये नहीं आया कि आखिर इतनी सीटों से भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती। तमाम चेहरे हैं, लोग नरेंद्र मोदी का चेहरा जानते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसे बहुत से चेहरे हैं जिन्होंने इस असंभव से चीज को संभव कर दिखाया। ऐसा ही एक चेहरा उत्तर प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आखिर ये संभव हुआ कैसे। ओम जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक तो सबसे बड़ी चीज है आपके नाम को लेकर के, जहां पर आपको भेजा जाता है पता नहीं क्या असंभव सी चीज को आप संभव कर देते हैं। आपने उत्तर प्रदेश में भी यही किया, कैसे किया? देखिए, कुल मिलाकर के हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है जी, और जब हमारी पार्टी का कार्यकर्ता कोई संकल्प कर लेता है तो वो कोई भी चुनौती को सफलतापूर्वक पार करता है। आपने उत्तर प्रदेश का पूछा, स्वाभाविक रूप से लोगों के लिए आश्चर्य था क्योंकि पिछले 15 वर्षों से हम तीसरे चौथे के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन बीच में 2016 के लोकसभा चुनाव में एकदम से हमको जंप मिला जी। तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि 2016 के मैंडेट को मुझे 14 के मैंडेट को 17 तक मेंटेन रखना जी, और 14 में जो मैंडेट हम लोगों ने लिया था लोकसभा का, वो 17 तक मेंटेन रखना बहुत लंबा पीरियड था। देखिए, इसमें 3-4 फैक्टर काम किए। नंबर 1, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं जी। नंबर 2, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी की संगठनात्मक कौशल्य। नंबर 3, लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम। और नंबर 4, उत्तर प्रदेश के आम मतदाता ने या जनता ने इस कुशासन को उखाड़ के फेंकने का संकल्प। आप तो नहीं छूट गए कहीं? नहीं, मैं उन्हीं में हूं, कार्यकर्ता के नाते हूं। मैं वो जो लाखों कार्यकर्ताओं में जो लगा हूं, मैं वही हूं जी। तो इसलिए ये जो 4 ऐसे फैक्टर थे जिनको हमने कोऑर्डिनेट करके ये सफलता की ओर पहुंचे, क्योंकि जब मुझे प्रभारी बनाया गया तो वास्तव में मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उत्तर प्रदेश तो किसी के लिए भी चुनौती हो सकती थी भारतीय जनता पार्टी में। एक तो बहुत बड़ा प्रदेश जिसकी पॉलिटिकल और सोशल और फिजिकली तीनों चीजें अलग अलग तरह की है। इतना बड़ा प्रदेश है जी कि उस प्रदेश में हर एक क्षेत्र का एक अपना अलग कल्चर नेचर है, तो उसको ध्यान में रखना। पूर्वांचल अलग है, पश्चिम अलग है, अवध अलग है, काशी अलग है, बुंदेलखंड अलग है। तो इन सब चीजों को समाहित करते हुए प्लानिंग करना। तो ये जब प्लानिंग किया और शुरुआत में हमने कार्यकर्ता पे बल दिया, संगठनात्मक ढांचा ठीक किया। उत्तर प्रदेश में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे दुनिया की बड़ी पार्टी बनाने का लक्ष्य किया, 10 करोड़ मेंबरशिप पूरे देश में बने, तो स्वाभाविक उत्तर प्रदेश की टीम के भी मन में ये बात आई कि हिंदुस्तान की 20% आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है, क्यों नहीं हम भी 20% हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लक्ष्य पूरा करें। और मुझे आज प्रसन्नता है कि मेरे उत्तर प्रदेश की पूरी टीम ने, छोटे से बड़े कार्यकर्ता ने पूरी ताकत लगा के 2 करोड़ से ज्यादा मेंबरशिप की। ये तो हुई ऊपर की बात, लेकिन पूरा देश ये जानना चाहता है, देश के राजनीतिक पंडित ये जानना चाहते हैं, पत्रकार ये जानना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी ये जानना चाहती है और विपक्ष भी ये जानना चाहती है कि आपने किया क्या, अंदर घुस के ऐसा क्या किया। देखिए, कुल मिलाकर के मनोबल को ठीक करना था और आदरणीय मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजना दी थी, तो हर व्यक्ति के मन में एक विचार पैदा हुआ था कि मोदी जी वाला शासन क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता क्या? आप कल्पना करिए जी, पूर्वांचल बहुत पिछड़ा इलाका कहें, और हमने लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी ने देश का समान रूप से विकास नहीं हुआ जिसमें पूर्वांचल यानी पूर्वी भारत विकास की दृष्टि से अधूरा रहा, हर रैली में बोलते रहे जी। अब आप बताइए कि 27 वर्षों से पूर्वांचल के गोरखपुर में खाद का कारखाना बंद पड़ा था और यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों कभी सपा या कभी बसपा की बैसाखी के सारे दिल्ली में राज किया। क्या इनके ध्यान में क्यों नहीं आया ये बात? हमने प्रभारी बनते पहले इस चीज को पिक की और हमने आग्रह किया और आज हमें प्रसन्नता है कि आदरणीय मोदी जी ने वो खाद का कारखाना चालू होने की व्यवस्था की। उसी क्षेत्र में सैकड़ों बच्चे हर वर्ष एक विचित्र बुखार से काल के ग्रस्त होते थे। आम लोग परेशान, हमको ठीक इलाज नहीं मिला, हमने एम्स की नींव रखवा दी वहां।
55 लाख हमने उज्ज्वला गैस के कनेक्शन मेरी उन माताओं बहनों को दी जिनके लिए चूल्हे में रसोई गैस का चूल्हा देखना ही नसीब नहीं था। तो क्या ये यूपी चुनाव को देखते हुए दिया था? नहीं, यूपी चुनाव नहीं, हमारी योजना ऐसी जी, ये पूरे देश में दिया। अब तक सवा करोड़ कनेक्शन दे चुके हैं। तो 1.25 करोड़ में 55 लाख सिर्फ इसलिए दिया कि यूपी इतना बड़ा, स्वाभाविक है। और फिर क्या है कि अगर आप गरीबी दृष्टि देखोगे तो जो स्टेट पे ऐसे कुछ स्टेट है जहाँ बहुत कम गया होगा, जी, जहाँ ऑलरेडी गैस के चूल्हे लिए लोगों ने, तो जहाँ नहीं थे वो स्वाभाविक रूप से वहां आया। अच्छा, आपको लगता है कि इस पूरे चुनाव में बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा भी बदला है? क्योंकि आपने अपने उम्मीदवारों से ज्यादा भरोसा दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों पर किया। इसका कारण क्या था? मैं बिल्कुल सिरे से आपका ये प्रश्न खारिज करता हूं। जी, हमने हमारी चाल, चरित्र, चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। अगर हमारी चाल से, हमारे चरित्र से कोई प्रभावित होकर आया तो उसको स्वीकार किया। और ये आज नहीं करी है भारतीय जनता पार्टी, जब से जनसंघ बना तब से हमने नए लोगों को लेना स्वीकार किया। जब हम स्लोगन देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सब में तो सब लोग आते, और जो स्वेच्छा से आए मेरे पास, जो आए हमारी पार्टी, मोदी जी की नीतियों को स्वीकार करके आए। आप कल्पना करिए कि 30 वर्षों के बाद एक अकेला व्यक्ति ऐसा हुआ है जिस पे भरोसा करके उसकी पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर दिल्ली में सरकार बनाई। तो लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ है, लोगों में एक भरोसा पैदा हुआ, आम गरीब के मन में भाव पैदा हुआ, मेरे घर का, मेरी झोपड़ी का, मेरे गांव का व्यक्ति आज देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा। इस भाव को लेकर के अगर कोई किसी ने हमको ज्वाइन की तो हमारे साथ आया, और इसलिए हमने न तो हमारी चाल बदली, न चरित्र बदला, न चेहरा बदला। हम जो लक्ष्य लेके चले पहले दिन से, उसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा मानते हैं लोग कि अब बीजेपी चुनावी राजनीति को बिजनेस की तरह देखती है, बिजनेस की तरह लड़ती है, बिजनेस की तरह समझती है, और इसके सीईओ अमित शाह हैं। क्या हम ऐसा माने? नहीं, बिल्कुल। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा सीईओ होते हैं। पहले तो मैं इसको कहूंगा कि हमने कभी भी राजनीति को या चुनावी राजनीति को बिजनेस की दृष्टि से नहीं किया। हम शुद्ध रूप से सेवा भाव की चले, और सेवा भाव जनता में स्वीकार करवाया। मैंने बताया ना, एक तय कर रखा था, भाई पर्टिकुलर एरिया है वो तो आपके पास कभी आए नहीं, ये जाति है ये कभी आपके पास आएगी नहीं। आदरणीय मोदी जी ने विश्वास पैदा किया, अमित शाह जी ने ऐसे लोगों पे भरोसा किया, आइए हमारे साथ, आप बैठिए तो सही हमारे बगल में, हम आपके साथ खड़े होते कि नहीं खड़े होते। तो जो भ्रम इन 68 वर्षों में हमारे खिलाफ भड़काया गया था, हमारे खिलाफ एक वायुमंडल बनाया गया था, वो सारा वायुमंडल यहाँ आकर के फैल हुआ है। तो और इसलिए हर बिरादरी के लोग, अगर आप लोग देखा होगा, मैंने जैसे ही प्रभारी बना, अगर आप मेरी पूरी संगठनात्मक टीम देखेंगे तो मैंने बहुत परिवर्तन किया उसमें जी, कि नहीं ऐसा नहीं, हमको जब सबका साथ और सबका साथ लेके चल रहा है तो हमको सब समाज को साथ लेके जोड़ना पड़ेगा। और इसलिए हमने नहीं, मुस्लिम भी नहीं छोड़ा, मुस्लिम भी विश्वास करेंगे। हमने मंत्रिमंडल में लिया मुस्लिम। अगर हमारे में अंतर होता, सबका साथ नहीं होता तो कैसे लेते? नहीं, लेकिन 403 विधानसभा सीटों पे आपने जो टिकट नहीं दिया, उसके बावजूद भी क्या मानते हैं कि आपको मुस्लिम ने या मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया? निश्चित रूप से उनके लिए हमने काम किया है। जब उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया तो हमने डिवीजन नहीं किया। आप लोग ही वहां पता नहीं क्या क्या स्टोरी बना दे, भाई पर्टिकुलर पार्टी है तो वो यहां से तक सीमित है, पर्टिकुलर परिवार है तो यहां तक। मुझे बताइए, आज विपक्षी वहां 7 सीटें जीती जी, 2 कौन जीते? माँ बेटा। और बाकी 3 कौन जीते? 5 कौन जीते? अपना परिवार। ये हमने नहीं किया, हमने किया सबको साथ लो, सबका विकास करो, जो जीतने लायक है, जो ठीक है। इसलिए आप विश्वास देखिए, अभी हम तो पहले मुस्लिमों ने वोट दिया आपको? निश्चित रूप से मुस्लिम महिलाओं ने उनको देखिए, एक तो 3 तलाक काम किया, उज्ज्वला काम किया, 3 तलाक कोई खाली मुस्लिमों लोगों ने नहीं किया हमने। देखिए, जब माननीय न्यायालय ने आदेश दिया, हमने न्यायालय के साथ का, और उसके पीछे हमारी स्पष्ट, सरकार ने पहले दिन स्पष्ट कर दी थी कि किसी भी महिला के साथ अगर अन्याय होगा तो केंद्र सरकार साथ खड़ी है। और वो काम किया। उनके मन में भी लगा कि भाई ये क्या हो रहा हमारा अत्याचार, ये क्यों हो रहा हमारे अत्याचार, तो उन्होंने भी हमको दिया। आप इंतजार करिए, 5 साल बाद मेरा इंटरव्यू लेना आप, जब दोबारा चुनाव, तब ये कितनी बड़ी मात्रा में आज जहां जहां हमारे स्टेट्स है, जो 10-15 हमारे एमएलए भी है, हमारे लोकल बॉडी में है, हमारी ग्राम पंचायत राज संस्थाओं में बहुत बड़ी मात्रा में मुस्लिम वोट दे रहे हैं, मुस्लिम चुन के जीत के आ रहे हैं। 5 साल बाद जब हम आपका इंटरव्यू लेंगे तो क्या मतलब उत्तर प्रदेश के सारे मुस्लिम बीजेपी को वोट देंगे? मैं देखिए, सारे तो कहीं नहीं है, नहीं, ये कोई डिवीजन नहीं होता, लेकिन एक विश्वास जमेगा जब उनको लगेगा। नरेंद्र मोदी जब 2001 में सीएम बने, क्या क्या धारणाएं बनाई गई है। कोई महीना 2 महीना नहीं जाता जब गुजरात में कर्फ्यू नहीं लगता था, लेकिन उनके सीएम बनते ही 1 सेकंड के लिए 12 साल में कर्फ्यू नहीं लगा, तो विश्वास जमा उनका।
तो जो 250 और जब समान रूप से विकास होता है गांव का, हर घर में, हमने बिजली सब जगह 18,000 गांवों में तय किया, तो हमने आइडेंटिफाई नहीं किया कि इन 18,000 में इनमें देंगे बिजली। ये बड़ी रोचक सी बात रही, क्योंकि आपने विकास के मुद्दे पर तो चुनाव लड़ा, आपका मुख्य एजेंडा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस बीच शमशान भी आ गया, कब्रिस्तान भी आ गया, 3 तलाक भी आ गया, ईद भी आ गई, दीपावली भी आ गई और बिजली को उससे जोड़ दिया। क्या ये रणनीति थी? रणनीति के ये देखिए, मैं पोलराइजेशन के, मैं ये बताऊं, उत्तर प्रदेश में आज तक यही हुआ ना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जी। हमने चुनाव के साल भर पहले हमने एक जनता को आह्वान किया था कि जहां जहां भूमाफियों ने, चाहे वो कोई नेता हो, किसी पार्टी का हो, कब्जा कर रखा हो, हमने हमारी मेल आईडी दी एक, आप हमको लिखिए। और उससे जो एप्लीकेशन हमको मिलने लगी, आदरणीय मुलायम सिंह जी नेताजी को कहना पड़ा अपने वर्कर्स मीटिंग में कि जमीनों पे कब्जा करने से सरकार नहीं बनेगी। इसका मतलब हमारा सही था। जमीन आप मथुरा जैसा कांड, आप कल्पना करिए, कितनी बड़ी जमीन, कितनी कॉस्टली जमीन, कितने सालों तक कब्जा करके बैठा। माननीय उच्चतम न्यायालय को यह आदेश देना पड़ा, न्यायालय का आदेश से खाली कराने के, वहां अधिकारी तक, पुलिस के अधिकारी तक मारे जाते हैं। ये कैसा शासन था? करीब कितनी शिकायतें आपके पास आई होंगी जमीन कब्जा? हजारों शिकायतें, कोई जिला ऐसा नहीं था शिकायतें नहीं आई। तो आपने उनको सार्वजनिक किया? सार्वजनिक किया, सबको रोज करते थे। और हमने हमारे जनप्रतिनिधियों को कहा, जहां जाओ जहां कलेक्टर को चिट्ठी लिखो, हमको कॉपी भेजो, और उसका लाभ हुआ। तो जितनी भी शिकायतें आपको मिली हैं, क्या मान लिया जाए कि आपके शासनकाल में, बीजेपी के शासनकाल में उनसे कब्जा हट जाएगा? हमारे मुख्यमंत्री ने तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि अवैध कब्जे हटेंगे। इसलिए हम तो देखिए, इस बार हमने घोषणा पत्र जारी नहीं किया, हमने संकल्प पत्र टाइम बाउंड जारी किया है। आप बताइए, आप ही दिखा रहे हो 2 दिन से, मैंने अभी तो हमारी सरकार मूवमेंट में भी नहीं आई है, डिपार्टमेंट में भी नहीं बढ़े हैं। कत्ल खाने आप संख्या बता रहे हो, कुल इतने जी। उसमें लाइसेंस वाले 5% भी नहीं जी। और अपना आप बंद हो रहे हैं। पुलिस पूछ रही लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस नहीं, ये बंद कर रहे हैं। ताला लगा दिया, क्या हो रहा है ये? सील कर दिया। हाँ, तो क्या प्रशासन था ये? जनता कितनी परेशान थी। अब ये कोई किसी पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं था ये विषय, वो भी महसूस करेगा हाँ ये पाप कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। तो हमने राष्ट्रीयता पैदा की, हमने सेवा भाव पैदा किया। आप मुझे बताइए, 68 वर्षों में कौन ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो संसद में घुसने से पहले प्रधानमंत्री की संसद की सीढ़ियों को माथा टेके? तो हमने संसद को भी मंदिर की तरह माना है। हमारे प्रधानमंत्री जी का पहला भाषण सुनिए आप संसद का, उन्होंने मैं नहीं कहा है, उन्होंने कहा अब तक इस देश को, जिन्होंने जितनी भी इस देश को आगे बढ़ाने में, उन सबको नमन करता हूं। ये बड़ी हम तो उनको भी कहते हैं कि आइए ना हमारे साथ बैठ के, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, राजनीति अलग रखिए अपनी जगह, आप कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, बैठिए साथ बैठ के देश को आगे बढ़ाए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जैसा कि ओम माथुर साहब ने कहा कि संसद को भी मंदिर के तौर पर देखा, ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे क्या मंदिर बनेगा। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं, लेकिन एजेंडा क्या होगा? ओम जी, मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत सारे नाम चले, आपने भी बहुत सारी माथापच्ची की, कई सारी बैठकें की, लेकिन योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री के तौर पर निकल कर आए तो देश के लोगों को लगा कि लगता है कोई एजेंडा है। क्या कोई एजेंडा है? देखिए, हमारा एजेंडा शुद्ध रूप से हमने हमारे संकल्प पत्र में पहले ही घोषित कर दिया, और इसलिए हमारा एजेंडा है इस प्रदेश को, जो सबसे पिछड़ा प्रदेश है, इतना बढ़िया पानी, इतनी दोहाब जमीन, इतनी फर्टाइल लैंड, और जहां इतना मैन पावर, आखिर प्रदेश पिछड़ा क्यों? हमारा एकमात्र एजेंडा है 5 साल में इस प्रदेश को भय मुक्त करना, उन्नत प्रदेश बनना, गुंडा मुक्त करना, उन्नत करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसी एजेंडे को लेकर हम आगे जाएंगे। और मंदिर? देखिए, मंदिर कानूनी प्रक्रिया है। हमारी प्रत्येक कार्यकर्ता की इच्छा है कि भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बने, लेकिन हमारा लोकतंत्र में और संविधान में उतनी आस्था है, और इसलिए संवैधानिक प्रक्रिया, हमें न्यायालय पे भरोसा है। हम चाहते, अब कल ही उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि दोनों समाज बैठ के, हमने स्वागत किया, बैठे दोनों समाज,
और यहाँ तक उच्चतम न्यायालय का भाई नहीं हो रहा लेकिन तो दूसरा पक्ष तो बात करने को तैयार नहीं है। होगा। उन्होंने कहा आज कि भी- अगर बैठकर ही बात हो जाती तो फिर हम अदालत क्यों तो जाते। अदालत वालों ने भी कहा है ना कि अगर नहीं होगी तो फिर हम इन्वॉल्व करेंगे। बीजेपी के लोग कहते हैं, उमा भारती कह रही हैं, तमाम नेता कह रहे हैं कि मुस्लिमों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, ये राम का देखिए, ये स्थान था, डिबेट- जगह देना नहीं, नहीं, चाहिए। ये स्वामी कहते हैं कि नमाज तो सड़कों पर भी पढ़ी जा नहीं नहीं, सकती ये है। डिबेट चली पढ़ते ही है वो, जी उसमें वो कौन क्या करे इसमें अपने को नहीं जाना चाहिए। आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत स्पष्ट आदेश दिया है जी कि दोनों समाज बैठ के करें, अगर नहीं होगा तो फिर हम इन्वॉल्वमेंट करेंगे। एक बार उन्होंने अपना आदेश दिया, लेकिन हमारी न्यायालय में और हिंदुस्तान के संविधान में पूर्ण आस्था है, उसी के तहत होगा। लेकिन संतों से हमारी बात हुई, आचार्य नेत्र गोपाल से हमारी बातचीत, उन्होंने कहा कि देखिए केंद्र में भी सरकार, प्रदेश में भी सरकार, अब तो मंदिर बनना ही चाहिए, निश्चित रूप से नहीं बनेगा तो संतों की नाराजगी। नहीं नहीं, हम मानते हैं, हम संतों की बात को मानते हैं, लेकिन संत भी जानते हैं कि संविधान से ऊपर संत भी नहीं है ना सरकार है, इसलिए संविधान ही अब उसमें तो जब संत ये मानते हैं कि संविधान के ऊपर अगर संत नहीं, तो है, उसके- तो फिर बाबरी मस्जिद क्यों गिरा दी? वो भी तो संविधान के नहीं तो खिलाफ वो था। गिरा दी तो उसकी जो भी कुछ हुई वो बात बीत गई, वो बीत गई, वो कोई किसी ने लेकिन पर्टिकुलर देश के अंदर जख्म है अभी भी। नहीं, कोई जख्म नहीं है उसे उसको। कुरेदा जाता है। नहीं नहीं, हाँ कुरेदा जाता है ना, वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक होगा जख्म, जब सब समाज मिलकर के साथ चलेंगे, एक जात होमोनी, हमको पैदा करनी पड़ेगी ये चीजें। आखिर ये शुरुआत कौन करेगा? आप हम करेंगे, वो हमारा दिल बड़ा, हम करेंगे कैसे? शुरुआत, हम कर रहे हैं शुरुआत, हम चीज की शुरुआत कर रहे हैं। कैसे? ये जो रास्ता है यही है, आओ बैठो मिलो बात करो, इससे बड़ी दूसरी तरफ ने तो इससे खारिज बड़ी कर क्या दिया। शुरुआत होती कि दूसरे हमने लोगों ने ठीक खारिज कर दिया। करने दीजिए ना, आज खारिज किया, कल राजी होंगे, न्यायालय आएगा बीच में, हमें उच्चतम न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय बीच में आएगा, न्यायालय निर्णय करेगा, जो भी निर्णय करेगा सबको मानना पड़ेगा, इसमें क्या दिक्कत। मतलब ये मान लिया जाए कि इन उत्तर प्रदेश के 5 सालों के अंदर हम ये आपसे पूछना बंद कर देंगे कि मंदिर कब बनेगा। नहीं नहीं, आप पूछना बंद मत करिए, आप पूछिए, बन जाएगा। बनेगा। मुझे लगता है कि इसमें जो भी कुछ भी छोटे मोटे रोड़े होंगे, बैठ करके जब सरकार बन जाती है तो कई तरह के रास्ते सुगम होते हैं, कई रास्ते बातचीत करने के द्वार खुले रखते हैं, और जब सरकार में बैठे लोग बड़ा मन रखते हैं, और हमारे मोदी जी का तो बहुत बड़ा मन है। जी आप लोगों ने टिकट को लेके कितना उछाला, हमने शपथ में ही तुरंत एक मंत्री बना दिया। नहीं, वो तो मजबूरी थी आपकी। नहीं, शायद। कोई मजबूरी, क्योंकि अल्पसंख्यक नहीं, मंत्री, कोई मजबूरी, वक्फ बोर्ड का नहीं, चेयरमैन कोई मजबूरी बनाना होता है तो आपने कहा नहीं, कोई तो चाहिए, कोई- उन्हीं को कोई बता दो। मजबूरी नहीं। और एक मैसेज भी आजकल चला गया, तो- देखिए देखिए, 403 ये टिकट आप- नहीं दिए लेकिन एक मंत्री बना दिया। आप ये सब चीजें मीडिया चलाता रहेगा। जी मीडिया तो हमको कोई मान ही नहीं रहा था कि हम सरकार बना रहे हैं, और मैं आपको 4 महीने पहले 2 महीने पहले आपने इंटरव्यू कहा किया, था तब मैंने कहा 2/3 बहुमत से बनाएंगे, कहा था। तो हमारा अपना वर्क है ना, हमको हमारे काम पे भरोसा है ना, हमको हमारे नेतृत्व पे भरोसा है ना, और इसलिए हमको काम कर रहे हैं हम जमीन में, और इसलिए लोग आएंगे हमारे पास, लोग समझेंगे इन विषयों को। आज नहीं तो कोई कल्पना कर, आप हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और चौथे दिन आप हेडलाइन बनाते हो सारे चैनल और सारे अखबार कि अधिकारी 9 बजे 9:30 बजे ऑफिस आने लगे, यानी 68 वर्ष बाद अगर ये हेडलाइन बनती है तो ये क्या देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? लेकिन केंद्र ने एक सर्कुलर जारी किया था तमाम अधिकारियों को, आईएएस, आईपीएस, आईपीएस, कि अपनी संपत्ति की घोषणा करें, आपके पास कितने अकाउंट हैं, कितने लॉकर हैं, अभी तक की नहीं है। नहीं, काफी उसकी लोगों ने- मियाद बढ़ रही है। देखिए काफी लोगों ने की है, कुछ है, लेकिन एकदम कोई वो, अब फिर अगर हम एकदम से करेंगे तो आप कहोगे तानाशाह आगे। नहीं, यहाँ दी नहीं, और यूपी में आपने बोल दिया कि सब लोग दीजिए। नहीं हाँ कहेंगे ना हम। केंद्र के मंत्रियों ने दे दी, लेकिन आपके बीजेपी शासित कई राज्यों के मंत्रियों करेंगे। ने नहीं दी। देखिए एकदम से आप एकदम 68 वर्षों के गड्ढे एक साथ भरवाना चाहते हो, वो एक साथ नहीं नहीं, वो भरेंगे। 3 साल हो लेकिन गए। शुरुआत हुई है हमारी, जी ये पहली बार शुरुआत हुई है कि पूरी दुनिया हमारे नेतृत्व को स्वीकार करने लगी है। मैं कहता हूं जो हमने कल्पना की थी कि भारत वापस पुनः विश्वगुरु बने, भारत पुनः सोने की चिड़िया, तो ये जो मेक इन इंडिया जो हमारा विषय है, और जो आज एक दिन खाली पहला भाषण से पूरी दुनिया ने स्वीकार किया 21 जून हमें योग दिवस के रूप में मनाना है, क्या ये विश्वगुरु की ओर बढ़ने के लिए पहला कदम नहीं था हमारा? तो लोगों को समझाना पड़ता है, लोगों को विषय बताना पड़ेगा, मैं से निकल के हम में आना पड़ता है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस और प्रयत्न कर रहे हैं, उस और प्रयत्न कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि संघ के दबाव में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना। ये कोई दबाव नहीं होता, कोई विकास का चेहरा नहीं, आपको ऐसा लगता है कि विकास का चेहरा निश्चित रूप से विकास। देखिए अब आप लोग ही 2 दिन से योगी जी की स्टोरियां बता रहे हो जी, उनकी जो दिन में जो 5 बार से एमपी है वो, जी और उन्होंने कल ही लोकसभा में अपना भाषण दिया है जी। और उन्होंने कहा है कि जब मैं पहली बार चुन के आया तो मुझे बार बार पूछा गया गोरखपुर बरनाला साहब ने पूछा कि मैं एक बार गया था बम, मेरे पास 25 साल में एक भी बम नहीं फूटा। तो ये देखिए लोगों को, और उनकी जो सुबह जो फरियाद सुनते हैं जनता से, उसमें 80% मुस्लिम रहते हैं,
और आज तो कभी अखबारों ने एक मुसलमान परिवार की पूरी स्टोरी छापी है। उनके मंदिर के बाहर बहुत सारी दुकान। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही, उनका रसोई बनाने वाला कहते हैं मुसलमान है। तो ये चीजें तो प्रैक्टिकली देखिए जनता पे क्योंकि हमारे बारे में इतनी, उनके साथ दो उप मुख्यमंत्री क्यों दे दिया आप? स्वाभाविक है, इतना बड़ा प्रदेश है, हमको तुरंत विकास करना है, गति देनी है गाड़ी को। मतलब योगी आदित्यनाथ नहीं कर सकते? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? एक, अरे भाई वर्किंग हैंड तो देने ही पड़ेंगे ना। मंत्री इतने सारे बने तो हैं, तो स्वाभाविक है, वो भी तो वर्किंग, उसके बावजूद भी वर्क डिवीजन करके सबको साथ लेके बनाना। और एक बार आखिर एक आदमी कितने काम रहते हैं। आपको दिल्ली से नृपेंद्र मिश्रा को भेजना पड़ा? ऐसा कोई नहीं भेजा, खाली जानकारी के लिए, क्योंकि अब देखिए तो सर्जरी कर रहे हैं। नहीं, हाँ तो स्वाभाविक है, अगर कुछ सर्जरी नहीं करेंगे क्या करेंगे? मुझे बताइए, 15 दिन, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। 15 दिन से कोर्ट के आदेश के बावजूद भी गायत्री प्रजापति नहीं पकड़ा गया जी, और सरकार अभी हमारा नेता का चयन और गायत्री प्रजापति पकड़ा गया। ऐसी सर्जरी तो करनी पड़ेगी हमको। तो ये तो कुछ मैसेज तो देना पड़ेगा ना। और इसलिए हम सुशासन लाने के लिए कुछ कठोर कदम, अरे आपने हमारी नोटबंदी को लेकर कितनी आलोचना की, कितनी आलोचना की मीडिया और कुछ लीडर, लेकिन नोटबंदी के दौरान ही हमारी खारिज की, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे कि नोटबंदी यूपी चुनाव को देखते हुए हुई है। मैंने तो आपके चैनल पे ही कहा था कि उसी दिनों में हमारी 4 परिवर्तन यात्राएं घूम रही थी, एक घटना ब्लैक फ्लैग दिखाने की भी नहीं हुई। नहीं तो यूपी में तो पता नहीं क्या हो सकता था, और साधारण लोग घूम रहे थे, हमारे जिला स्तर के, क्षेत्र स्तर के लोग। इसलिए आप अभी तक जनता का मर्म नहीं समझते हो। अच्छा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की थी कि सरकार बनते ही ठीक रात को 12 बजे किसानों की कर्ज माफी हो जाएगी, कोई परेशानी? 12 बजे नहीं कही, नहीं कहा था, मैं बयान है उनका, आधिकारिक बयान। ऐसा नहीं कहा उन्होंने ये कहा पहली कैबिनेट, और पहली कैबिनेट करेंगे ना, निश्चित करेंगे। उसमें कोई सीमा होगी या अब वो निर्णय वो करेंगे, वो तो प्रशासन वाले और वो जाने, लेकिन कर्ज माफ होगा, जो हमने संकल्प वो सब होगा। यहाँ पर हम यही है ना। और क्या क्या मुद्दे आने वाले हैं पहली कैबिनेट? नहीं, बहुत मुद्दे। सबसे पहला है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना, जिसकी शुरुआत बिना हमारे किए होने शुरू हो गई है। देखिए, प्रशासन वही रहने वाला है। अब लोग क्वेश्चन करने लग गए हमको, आप पर्टिकुलर एक बिरादरी को ऐसा करोगे क्या? वो क्यों करेंगे? अरे हम सबको साथ लेंगे, लेकिन उनको समझाएंगे कि आपका दायित्व ये है, हर एक को अपने काम का भान कराने का काम हमारा है, वो कराएंगे हम। अच्छा, राज्य सरकार कोऑपरेटिव बैंक के लोन माफ कर सकती है, लेकिन नेशनलाइज बैंक जो होते हैं उनके लोन तो केंद्र सरकारी माफ करेंगे ना, बातचीत करेंगे ना, तो केंद्र से भी बात करेंगे, निश्चित करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ये बात, और तो करेंगे। तो कई राज्यों में सरकार है, वहां से लगातार दबाव बन रहा है कि भाई अकेले उत्तर प्रदेश में क्यों, बाकी राज्यों में करेंगे वहां। देखिए, ये काम सरकार का है, लेकिन जो हमने वादा किया वो पूरा करेंगे। अब आपके सामने चुनौती है गुजरात की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, एंटी इनकम्बेंसी है, वहां पर कैसे सुधारेंगे? बहुत सारी खबरें तो आपके पास भी आती होंगी। निश्चित सुधरेगी, पार्टी बैठेगी इसके लिए, और पार्टी चिंता भी करती है। स्वाभाविक है, 15-15, 16-16 साल से एक साथ जब सरकार चलती है तो ये बातें पैदा होती है। लेकिन आप निश्चित रहिए, पूरा देश सैफरन होने वाला है। अब आप भी खुद ही नक्शा दिखाते हो, ग्राफिक दिखाते हो, बची कहाँ है? हमने एक लक्ष्य लिया है, आदरणीय मोदी जी ने स्लोगन दिया था 14 में, कांग्रेस मुक्त भारत करने का। आज ही बीबीसी के एक अखबार में छपा है, दुनिया की मोस्ट करप्ट पार्टी में से कांग्रेस है 4थे नंबर पर। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को अभी तक आप जेल नहीं भेज पाए हैं। ये देखिए, 12 लाख करोड़ का आरोप आपने लगाया। ये देखिए, मनमोहन सिंह को जेल नहीं भेज पाए। मनमोहन सिंह जो या समय के कई हमारा केंद्रीय मंत्री आरोप लगा दिए थे, आप जेल नहीं। देखिए, हमारा उद्देश्य किसी को जेल भेजना नहीं, उसके लिए न्यायालय काम करेगा। नहीं, आपने अपराधी घोषित कर नहीं, अपराधी घोषित हमने किसी को नहीं किया, वो तो कानून अपना काम कर रहा है। 12 लाख करोड़ रुपए देखिए, मुझे हाँ खा गए, तो आप कल्पना करें, आजादी के बाद पहली बार घटना घटी है, हमने नहीं दी कि जहां लगातार घोटाले और घोटाले हमने उजागर नहीं किए। हिंदुस्तान की वरिष्ठतम लोकतांत्रिक न्यायिक संस्थाओं ने किए, तो वो उन्होंने प्रूव किए, हमने थोड़ी किए। चाहे 2G हो, चाहे CWG हो, चाहे कोई हो, उन लोगों ने किए। अब वो कानूनी प्रक्रिया है, उसके तो गुजरने। ये बड़ा सवाल है। ये आपकी पार्टी का जो पारदर्शी का एजेंडा है, ये काफी असर भी करता है। ये बताइए कि अब उत्तर प्रदेश में या बीजेपी शासित राज्यों में करप्शन ना हो, नई सरकार बनी है, इसको लेकर किस तरह की एडवाइजरी कार्यकर्ताओं को, विधायकों को और मंत्रियों को? बिल्कुल बनेगी। पहला प्रधानमंत्री आते ही पहले अपनी पार्टी को आदेश दिया कि आप MP MLA बनने के बाद और अब तक कितना आपका अकाउंट है बताओ, और हम सबको देना पड़ा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, देना पड़ेगा आपको। इसलिए हम पारदर्शिता पहले अपने पे लागू करेंगे। हम
गांव तक जाएंगे, हम गरीब तक जाएंगे, झोपड़ी तक। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक छोटा बड़ा कार्यकर्ता वार्ड पंच पंचायत से लगाकर सांसद तक 72 घंटे न्याय पंचायत स्तर तक ठहरेगा, 72 घंटे, और वहां के गांव को समझेगा और आप अपनी चीज बताओगे। और उसमें खाली जनप्रतिनिधि नहीं, मंडल अध्यक्ष से लगाकर प्रदेश अध्यक्ष तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भी 72 घंटे काम है। और वो हमें बीतते हैं, हम जाते हैं खुद, तो हम तो खुद जनता के पास अपना उदाहरण रखते हैं। एक पार्टी में चर्चा चल रही है क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने वाला है। कुछ चेहरे जो कई सालों से आपके स्टेट में है, राज्यों में है, उन्हें केंद्र में लाने की बात चल रही है, बदलने की बात चल रही है। क्या नई जो लीडरशिप है उसे डेवलप करने का प्रयास हो रहा है? देखिए, ये निर्णय जो मंत्रिमंडल का निर्णय प्रधानमंत्री जी के पास होता है, वो क्या करे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो जो निर्णय करे, हमारा पार्टी का कुछ विचार है ऐसा? नहीं, ऐसा मेरे सामने कोई विषय नहीं, लेकिन ये निर्णय सारे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री जी करते हैं, और उसमें वो जो उनको ठीक लगता है वो करते हैं। लेकिन हमारा प्रत्येक, चाहे वो मंत्री है नहीं है, अध्यक्ष है नहीं है, प्रत्येक कार्यकर्ता के भाव से रहता है। और मैं तो कहता हूं सार्वजनिक रूप से, ये पद के आगे आज नहीं तो कल सबके आगे पूर्व लगता है। एक कार्यकर्ता नाम का ऐसा पद है जो मैंने मेरे जीवन में ढाल रखा है, उसको भगवान भी चाहे तो पूर्व नहीं लगा सकता। इसलिए हमारे यहाँ तो ये थीम है कि सदैव कार्यकर्ता बने रहो। आदरणीय मोदी जी भी अपने आप को सदैव कार्यकर्ता की भूमिका में रखते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, नहीं, उससे पहले मध्य प्रदेश, अब यूपी। हाँ ठीक है ना। ओम माथुर का अगला टारगेट क्या? जो पार्टी कहेगी। अभी अपने इंटरव्यू लेते लेते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैसेज आएगा, मैं तुरंत अपना बैग लेकर रवाना हो जाऊंगा, थैला लेके। ये तो भाव हमारे यहाँ सबकी जगह है, ये हरेक के मन में भाव है, और इसलिए हम अपने आप को कार्यकर्ता की भूमिका में सदैव रखते हैं। चलिए, ओम माथुर साहब, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, हम ओम माथुर साहब को केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखें या किसी चुनावी स्टेट में? मुझे सदैव आप कार्यकर्ता के रूप में देखें, और मुझे तो वास्तव में संगठन का काम करना और चुनावी में से मैदान में जाना का आनंद आता है। क्योंकि जब मैं यूपी गया था, जब भी आप लोग मेरे कह रहे थे बहुत कठिन डगर दी है, लेकिन मुझे कठिन डगर, क्योंकि रेगिस्तान का रहने वाला हूं, तो शुरू से जीवन ही कठोर रहा है, तो मुझे तो आनंद आता है कठोर डगर पे चलने का। चलिए, वाकई, और आप जहां जाते हैं वहां असंभव को संभव दिखाते हैं, तो देखते हैं पार्टी आपको अगला असंभव टारगेट कौन सा देती है। आपको मेरी ओर से मैं स्वागत करूंगा। बहुत धन्यवाद।